नमस्कार। यदि हम कहेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नेपाल से बहुत ज़्यादा डरते हैं या नेपाल द्वारा प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? भारतीय लोग तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे नेपाल जैसा छोटा सा देश प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भला कैसे प्रेशर बना सकता है। लेकिन दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इतना भारी प्रेशर बनाया है कि नेपाल के खिलाफ बयान देने में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा डरते हैं। इसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। हुआ क्या कि बीजेपी कुछ दिन से कह रही है कि भारतीय नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो होनी चाहिए, और कल प्रधानमंत्री मोदी ने इसी हफ्ते एक स्पीच दी है बंगाल में और वहाँ पे जिक्र किया माउंट एवरेस्ट का। लेकिन माउंट एवरेस्ट का जिक्र नहीं किया, माउंट सिकदर का जिक्र किया। इन्होंने एक तरफ तो कह दिया कि भारतीय नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कह पाए प्रधानमंत्री मोदी कि माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज करके माउंट सिकदर रख देना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? सुधीर चौधरी जब नेपाल में जाते हैं तो सबको पता है भारत में कि सुधीर चौधरी जो बोलते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। तो सुधीर चौधरी जब नेपाल में जाते हैं, ये एक प्लान के तहत होता है। सुधीर चौधरी नेपाल में जाते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि माउंट सिकदर नाम रख देना चाहिए सागर माथा का। इससे क्या हुआ कि बंगाल के लोग खुश होने लग गए, यानी बंगालियों को खुश करने की बीजेपी की ये एक राजनीति थी। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की फोटो नोटों पर लगाने की ये भी बीजेपी की एक राजनीति है, बंगाल के लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच में माउंट सिकदर का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज कर देना चाहिए, माउंट सिकदर रख देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि यदि प्रधानमंत्री मोदी कल ऐसा बोल देते तो पूरे नेपाल में हंगामा मच जाता और भारत में भी हंगामा मच जाता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इतना डर था कि उन्होंने नहीं कहा कि माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज कर देना चाहिए। उन्होंने ये किससे कहलवाया? सुधीर चौधरी से। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में जाके कह देते कि अब हम माउंट राधानाथ जो सिकदर थे उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट को बुलाएंगे, तो नेपाल में कितना हंगामा मचता? बहुत ज़्यादा हंगामा मच जाता अब तक। यानी नेपाल को लेके प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और नेपाल का कुछ कर भी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सैंक्शन भी नहीं लगा सकते हैं नेपाल पर। उसका क्या कारण है? उसका कारण है भारत के विपक्षी दल। यदि नेपाल से पूरी तरीके से संबंध खराब हो जाते हैं तो उसका दोष जाएगा भारत की विपक्षी पार्टियों द्वारा मोदी के ऊपर। यानी विपक्षी दल पूरे भारत में हंगामा मचाएंगे कि देखो, प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए तब से दूसरे देशों की तो बात छोड़ो, अपना जो सबसे निकट का पड़ोसी था नेपाल, उससे भी संबंध अच्छे नहीं रख पाए। यानी हर तरफ मोदी की आलोचना होगी यदि प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेते हैं या सैंक्शन लगाते हैं तो। अच्छा, अब आपको हम ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल में दुश्मनी क्यों है। नेपाल के लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनिए। आज हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं, इससे पहले भी एक बार बताए थे। होता क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुरू से बताते हैं आपको कि कैसे नेपाल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में दुश्मनी पैदा हुई। मोदी 2014 में आते हैं, नेपाल के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नेपाल की ओली जो सरकार है वो सेकुलर संविधान लगा देती है। ये बात हम आपको कई बार बताए हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री ओली ने वहाँ पे संविधान लागू किया तो उस संविधान में क्या था? अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की हितों की ज़्यादा रक्षा हो रही है। देखिए, भारत का जो संविधान है, इस संविधान से, लोकतांत्रिक संविधान से अमेरिका के हितों की रक्षा सबसे ज़्यादा होती है। इसी टाइप का एक संविधान इन्होंने नेपाल में भी बनाया, जिस संविधान से
अमेरिका, यूरोप या जो एनजीओज हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनके हितों की रक्षा होती है। भारत के संविधान से कुछ ज़्यादा होती है, नेपाल के संविधान से भी नेपाल से ज़्यादा क्रिश्चियन जो एनजीओज हैं या यूरोप है या अमेरिका है, इनके हितों की रक्षा होती है। और ये चीज़ प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि भारत का संविधान हो चाहे नेपाल का संविधान हो, यूरोपीय यूनियन की हितों की रक्षा करता है। आप सीधा समझें, लोकतंत्र की रक्षा ही यूरोपीय यूनियन के हितों की रक्षा या अमेरिका के हितों की रक्षा माना जाना चाहिए। यदि आप अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा करते हैं तो इसका मतलब आप अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के हितों की रक्षा कर रहे हैं। लोकतंत्र के मतलब अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। आप जो लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, दरअसल वो अब लोकतंत्र का मतलब रहा ही नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के पहले से ही दुश्मन थे। अमेरिका ने उन पे बैन भी लगा रखा था उनके वीजा पे, ये तो आपको पता होगा ना। और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया है प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब से। यानी बहुत सारे प्रतिबंध मोदी के ऊपर अमेरिका या यूरोपियन यूनियन द्वारा 2014 से पहले लगा दिए गए थे। तो जब नेपाल में सेकुलर संविधान लगता है तो मोदी उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि मोदी को पता लग जाता है कि अब नेपाल में इस संविधान को मान्यता मिल गई है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों या कुछ एनजीओज की पावर नेपाल में ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि भारत के लिए भी नुकसानदायक होगा और नेपालियों के लिए भी नुकसानदायक होगा। क्योंकि मोदी जो हैं वो हिंदूवादी सोच रखते हैं और लोकतांत्रिक जो संविधान है ये हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस संविधान का विरोध करना चालू कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये संविधान लागू हो जाता है। और एक बॉर्डर की बता रहे हैं हम लोग, रक्सौल बॉर्डर की। रक्सौल से बीरगंज पड़ता है, उसके बाद गंडक पड़ता है, परवानीपुर, जीतपुर, सिमरा, पथलैया, हिटौड़ा, ये एक सड़क मार्ग है। तो जैसे ही नेपाल में संविधान लागू होता है तो जनकपुर हुआ, बीरगंज, भैरवा जो मधेश एरिया है नेपाल का, वहाँ पे इस संविधान के विरोध में लोग खड़े होने लग जाते हैं। और रक्सौल बीरगंज का जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या होता है कि नेपाल के मधेश एरिया के लोग सीधे चले जाते हैं, एक पुल है वहाँ पर रक्सौल और बीरगंज के बीच में। तो नेपाल के मधेश एरिया के लोग जो हैं वो चले जाते हैं पुल के ऊपर और वहाँ से सब सामान रोक देते हैं जो इंडिया से आ रहा था। मधेशियों का कहना है कि पहाड़ियों को कोई सामान नहीं जाने देंगे। उस समय मधेशियों ने पहाड़ियों के जो सामान की आपूर्ति भारत से होती थी उस पर रोक लगा दी थी और बीरगंज से और गंडक के एरिया में 3 भारतीय ट्रकों को जला दिया गया था। तो भारत सरकार ने क्षतिपूर्ति मांगी तो नेपाल सरकार ने मना कर दिया। तो इंडिया की तरफ से क्या हुआ, तुरंत ब्लॉकेट कर दिया गया कि या तो क्षतिपूर्ति दो, हम अपनी गाड़ी भेजते हैं, नहीं तो क्षतिपूर्ति दो हमको। और नेपाल ने मना कर दिया। और मोदी तो पहले ही नेपाल को ब्लॉकेट लगाना चाहते थे ताकि ब्लॉकेट लगा के नेपाल की सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जा सके और संविधान की कुछ धाराएं चेंज की जा सके। और जैसे ही मोदी ब्लॉकेट लगाते हैं तो मधेसी लोग सोचते हैं कि भारत हमारी तरफ से बोल रहा है, मधेसियों को ऐसा लगता है, जबकि भारत केवल सेकुलर संविधान का विरोध किया था नरेंद्र मोदी। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं और फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि भारतीयों को भी सच बात का पता पड़ना चाहिए और नेपाल को भी सच बात का पता पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सच की जानकारी बिल्कुल नहीं है। भारतीय लोग सोचते हैं कि नेपाल चाइना के इशारे में ऐसा कर रहा है और नेपाली लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चाई दोनों तरफ के लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ब्लॉकेट लग जाता है और जैसे ही ब्लॉकेट लगता है, प्रधानमंत्री ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो मीडिया द्वारा झूठ फैला देते हैं कि या मीडिया ही नेपाल की झूठ फैला देती है कि भारत हमारे संविधान का विरोध कर रहा है, भारत नहीं चाहता है कि नेपाल में संविधान लागू हो, भारत नेपाल का विकास नहीं चाहता है। इस प्रकार की झूठी अफवाहें मीडिया में फैल जाती है और तब पहाड़ी लोगों ने इस संविधान का मजबूती से समर्थन करना चालू कर दिया। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन पहाड़ के कुछ लोग भी इस संविधान का विरोध कर रहे थे,
लेकिन पहाड़ियों को जैसे ही पता लगा कि भारत इस संविधान का विरोध कर रहा है और भारत नहीं चाहता है कि नेपाल में संविधान लगे, तो सारे पहाड़ियों ने मिलकर प्रधानमंत्री ओली का सपोर्ट करना चालू कर दिया, यानी संविधान का सपोर्ट करना चालू कर दिया। और प्रधानमंत्री ओली के लिए और अच्छा हो गया ये संविधान लागू करना, क्योंकि उस समय जो उनकी विपक्षी पार्टियां थी वो भी कुछ कुछ चाहती थी कि ये संविधान लागू ना हो। लेकिन यदि विपक्षी पार्टी कहती कि ये संविधान लागू ना हो तो वो विपक्षी पार्टियां नेपाल की जनता की नज़र में देश का गद्दार साबित हो जाती। तो विपक्षी पार्टियों को भी मजबूरी में चुप रहना पड़ गया और प्रधानमंत्री ओली ने इस संविधान को लागू कर दिया। ये संविधान लागू कैसे होता है? यदि ब्लॉकेट नहीं होता तो ये संविधान लागू करना बहुत मुश्किल था। इसकी बहुत सारी धाराओं को चेंज करना पड़ता, लेकिन भारत ने जैसे ही ब्लॉकेट लगाया वैसे ये संविधान पक्का हो गया और मजबूत हो गया। इस संविधान से क्या हुआ? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की इच्छा पूर्ति हो गई। नरेंद्र मोदी की छवि भी नेपाल में खराब हो गई। ठीक, भारत को नुकसान भी हो गया, नेपाल को नुकसान भी हो गया। मैं ये मानता हूँ कि नेपाल या भारत का जो संविधान इस समय है वो यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की हितों की रक्षा ज़्यादा करता है। इसलिए हम कभी कभी भारत के संविधान की कुछ धाराओं का विरोध करते हैं और नेपाल की संविधान की कुछ धाराओं का विरोध जरूर करते हैं। पूरे संविधान का विरोध हम बिल्कुल नहीं करते। तो ब्लॉकेट के बाद नेपालियों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना चालू कर दिया और आज नेपाल में ये कंडीशन है कि नेपाल का पहाड़ी हो चाहे मधेसी हो, प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की, नेपाल की 2-3 बार यात्राएं की कि ताकि मोदी की छवि भारत में कुछ सही हो जाए। लेकिन होता क्या था कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी नेपाल चले जाते थे तो भारत की विपक्षी पार्टियां तुरंत बयान दे देती थी कि जनकपुर तो भारत का हिस्सा है, लुम्बिनी भी 1857 में नेपाल में मिला। इससे क्या हो गया कि भारत के प्रति और घृणा हो गई नेपालियों में। मोदी जा रहे हैं नेपाल संबंध सुधारने के लिए और मोदी विरोधी जो भारत में पार्टियां बैठी हैं वो नेपाल के खिलाफ बयान दे देती थी। इससे क्या हुआ कि नेपालियों को लगा कि देखो भारत कितना गद्दार है। एक तरफ तो यहाँ आया है मोदी हमसे संबंध सुधारने के लिए और दूसरी तरफ भारतीय नेता कह रहे हैं कि जनकपुर लुम्बिनी हमारा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर से नेपालियों का पूरा भरोसा हट गया और आज नेपाली लोग भारत में सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के खिलाफ किसी भी प्रकार का बयान देने से हमेशा डरते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हमने थोड़ा भी नेपाल के खिलाफ एक शब्द भी कह दिया तो पूरे नेपाल में हंगामा हो जाएगा और भारत की विपक्षी मीडिया, मोदी विरोधी मीडिया मोदी का विरोध करेगी, जिससे कि भारत में भी मोदी की छवि खराब होगी। नेपाल के खिलाफ बयान देने से भारत में ही मोदी की छवि खराब हो जाती है। सुधीर चौधरी वाली बात भी आप देख सकते हैं। सुधीर चौधरी की छवि, जब से सुधीर चौधरी ने कहा कि माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज कर देना चाहिए, सुधीर चौधरी की छवि भारत में कहीं ना कहीं खराब जरूर हुई है, क्योंकि भारतीय मीडिया ने भी खुद इसका विरोध किया है। तो नेपाल के खिलाफ बयान देने से प्रधानमंत्री मोदी की छवि भारत में भी खराब होती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के खिलाफ बयान देने से हमेशा डरते हैं। वही में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ब्लॉकेड हो गया और नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकेड इसलिए लगाया था कि नेपाल का जो संविधान बन रहा है वो नेपाल के हितों की रक्षा करे, ना कि अमेरिकन हितों की रक्षा करे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉकेड सही लगाया था। ठीक है, हालांकि ब्लॉकेड लगाना, सामान की आपूर्ति करना ये सरासर गलत बात है, लेकिन उस समय नेपाली प्रधानमंत्री ओली को नरेंद्र मोदी का कहना मान लेना चाहिए था और संविधान की उन धाराओं को चेंज करना चाहिए था जो धारा यूरोपीय यूनियन या अमेरिकी हितों की रक्षा करती है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि भविष्य में नेपाल भी उसी तरीके का बनने वाला है जिस तरीके का भारत बन चुका है जातिवाद में, क्योंकि नेपाल का संविधान भी उसी प्रकार है जिस प्रकार का भारत का संविधान है। तो मोदी नेपाल को बचाना चाहते थे, इसलिए ब्लॉकेड लगा दिया गया।
अब नेपाली लोग तो गलत सोच रहे हैं और तब से ही मोदी को अपना दुश्मन मान रहे हैं, जबकि मोदी ने नेपाल के हितों की रक्षा के लिए वो ब्लॉकेट लगवाया था या लगाया था। यही चीज़ हम आपको, ये गलतफहमी हम आपको 2016 से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको इसमें सफलता बिल्कुल नहीं मिली है। दोस्तों, हम आगे पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपके दिमाग में जो कुछ गलतफहमियां भरी हुई हैं उनको दूर करें, ताकि आप भारत के बारे में अच्छी सोच रखें। गलतफहमियों की वजह से आप भारत के बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं। हो सकता है मोदी आपका दुश्मन हो या मोदी को आप दुश्मन मानते हो, लेकिन भारत आपका कहीं पर भी दुश्मन नहीं है। भारत आपका सदैव मित्र है और नेपाल के विकास में सबसे बड़ा साझेदार है भारत। आप लोग कहते हैं कि भारत नेपाल के विकास में बाधक है। नहीं दोस्तों, भारत नेपाल के विकास में एक साझेदार है। नेपाल की हेल्प करने वाला देश है भारत। लेकिन आपकी मीडिया ने झूठ झूठ बोल के आपके दिमागों में गलत बातें भर दी है। धन्यवाद दोस्तों, और गाली गलौज बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। मोदी के पक्ष में कोई भी आदमी बोलता है तो वो आपको नेपाल का सबसे बड़ा गद्दार समझते हैं आप लोग उसको, जो मोदी के पक्ष में बोलता है। हम मोदी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, लेकिन जो काम मोदी ने सही किए उसके पक्ष में तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों, आप मोदी को अपना मित्र समझें, दुश्मन नहीं। मोदी आपके खिलाफ बयान देने से बहुत डरते हैं। ठीक है, धन्यवाद।